सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर गृह विज्ञान मेजर प्रश्न पत्र, जिसका नाम है वस्त्र व परिधान विज्ञान का परिचय एवं पारिवारिक संसाधन प्रबंधन। तो इससे पहले की क्लास में हमने कपास के बारे में जाना कि कपास की खेती से लेकर के धागा निर्माण तक की कौन कौन सी प्रक्रिया है। इसके बाद हमने देखा कि जो कपास है उसके भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, और आज की क्लास में हम देखेंगे कपास के रासायनिक गुण क्या होते हैं या फिर कपास की रासायनिक विशेषताएं क्या होती हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि कपास के रासायनिक गुण क्या होते हैं। कपास के रासायनिक गुण के अंतर्गत हम अम्ल का प्रभाव पढ़ेंगे, क्षार का पढ़ेंगे, और जो ब्लीच होता है उसके प्रभाव को पढ़ेंगे, और पसीने का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में जानेंगे, और रंग का क्या प्रभाव पड़ता है कपास के रेशों पर उसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देख लेते हैं कपास के रासायनिक गुण को। सबसे पहले हम देखेंगे कपास के ऊपर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है। जो कपास का रेशा होता है उसके ऊपर जो अम्ल होता है उसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अम्ल की उपस्थिति में जो रेशे होते हैं वो कमजोर होकर नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अम्ल का प्रभाव। सूती वस्त्रों पर तनु अम्ल का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि सांद्र अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl आदि सूती वस्त्रों को नष्ट कर देते हैं। जो कपास का रेशा होता है अगर उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें जो है जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, इसकी उपस्थिति के कारण या फिर इसके प्रभाव के कारण जो कपास का रेशा होता है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसका तनु घोल होता है, मतलब हल्का जो अम्लीय जो हल्के अम्ल होते हैं, उसका सूती वस्त्र पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए नींबू का रस ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि जो नींबू का रस होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इसमें जो है अम्ल की मात्रा कम होती है, तो जिसका हानिकारक प्रभाव सूती कपड़े के ऊपर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सांद्र घोल होता है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल होता है या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो इसके प्रभाव से जो कपास के रेशे होते हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है। क्षारीय पदार्थ जैसे बोरेक्स, अमोनिया, कास्टिक सोडा का कपास पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। जो कपास का रेशा होता है इसकी साफ सफाई के लिए क्षारीय पदार्थों का उपयोग करते हैं, और क्षार का इस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे बोरेक्स हो गया, अमोनिया हो गया, कास्टिक सोडा, इन सभी क्षार का जो कपास का रेशा होता है उसके ऊपर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए सफ़ेद सूती वस्त्रों का पीलापन हटाने के लिए वस्त्रों को कास्टिक सोडा के घोल में आसानी से उबाला जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक उबालने से कपड़े भी नष्ट हो सकते हैं। अगर हम लंबे समय तक वस्त्र को उबालते हैं तो फिर वो नष्ट हो सकते हैं। जितने भी सेल्यूलोजिक तंतु होते हैं उसके ऊपर क्षार का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन सेल्यूलोज के जो भी तंतु होते हैं वो अम्ल से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और अम्ल की उपस्थिति के कारण वो नष्ट हो जाते हैं, जबकि क्षार का उनके ऊपर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देख लेते हैं कि सूती वस्त्रों पर ब्लीच का क्या प्रभाव पड़ता है या फिर विरंजन का क्या प्रभाव पड़ता है। सूती वस्त्रों पर किसी भी विरंजन का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। जो सूती वस्त्र होते हैं उसको विरंजित करने के लिए हम किसी भी विरंजन का उपयोग कर सकते हैं, परंतु घरेलू उपयोग के लिए सोडियम हाइड्रोक्लोराइड NaCl सबसे उपयुक्त रहता है। जो सूती वस्त्र होते हैं अगर आप उसको घर पे विरंजित करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग कर सकते हैं। इसका जो कपास के रेशे होते हैं उस पे किसी भी तरह का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है और आसानी से विरंजित हो जाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं सूती वस्त्रों पर रंग का क्या प्रभाव पड़ता है। वैट रंग का प्रभाव सूती कपड़ों पर अच्छा पड़ता है। जितने भी वैट रंग होते हैं इसका सूती वस्त्रों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और ये अच्छी प्रकार से आसानी से सूती वस्त्रों पे चढ़ाए जा सकते हैं, जबकि बेसिक और प्रत्यक्ष रंग जो होते हैं इनका प्रभाव सूती
वस्त्र पर या फिर सूती की रेशे के लिए अच्छा नहीं होता है। सूती वस्त्र पर रंग शीघ्रता से नहीं चढ़ाए जाते। जो सूती वस्त्र होते हैं इस पे रंग को बहुत आसानी से नहीं चढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर हम उस रंग में थोड़ा-सा नमक मिला देते हैं तो ये सूती वस्त्रों में आसानी से चढ़ जाते हैं और रंग की जो प्रकृति होती है वो नमक के कारण पक्की हो जाती है और ये फिक्स हो जाता है या फिर पक्का रंग चढ़ता है। अगर हम सूती वस्त्रों को कलर करने के लिए उस कलर में नमक को नहीं मिलाते हैं तो जो रंग चढ़ता है वो कच्चा होता है और कई बार धुलाई के बाद धीरे-धीरे वो निकल जाता है। अगर सूती वस्त्रों पर पक्का रंग चढ़ाना है तो उसके लिए हम रंग में थोड़ा-सा नमक मिला कर के उबालते हैं, इसके बाद कपड़े को कलर करते हैं तो जो रंग चढ़ता है वो पक्का होता है। साधारण सूती वस्त्र की अपेक्षा मर्सराइज्ड वस्त्रों पर रंग अधिक आसानी से चढ़ता है। जो साधारण सूती वस्त्र होते हैं उसकी अपेक्षा जो मर्सराइजेशन की क्रिया के द्वारा जो सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं उस पे जो रंग होता है वो बहुत ही आसानी से और पक्का रंग चढ़ता है। अब इसी के अंतर्गत ही हम देख लेते हैं जो रासायनिक विशेषता है इसके अंतर्गत सूती वस्त्र पे पसीने का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर पसीने की प्रकृति क्षारीय होती है तो उसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर उस पसीने की प्रकृति अम्लीय होती है तो उसका सूती वस्त्रों पर या फिर सूती रेशों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण रेशे जो होते हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। चलिए जान लेते हैं कपास को विश्वव्यापी रेशा क्यों कहा जाता है। जो कपास होता है इसको विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण कपास को विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है, तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। कपास में प्राकृतिक ऐंठन उपस्थित होती है जिसकी वजह से इसमें बहुत मजबूती और टिकाऊपन होता है और इससे निर्मित जो वस्त्र होते हैं वो भी अधिक टिकाऊ होते हैं और मजबूत होते हैं। कपास के रेशे ताप के सुचालक होते हैं जो गर्मी को बाहर निकालते हैं और शरीर को शीतलता पहुंचाने का काम करते हैं। जो कपास का रेशा होता है या फिर तंतु होता है ये ऊष्मा का सुचालक होता है, जिसके कारण जो अंदर की गर्मी होती है वो बाहर निकालता है और शरीर को ठंडा रखने का काम करता है। इसकी धुलाई, रंगाई, देखभाल और इस्त्री करना काफ़ी आसान होता है। जो सूती वस्त्र होता है, इसको आसानी से धुला जा सकता है, इसको रंगा जा सकता है और इसकी देखभाल करने के लिए कोई विशेष उपाय नहीं करना पड़ता है। इसकी देखभाल जो होती है बहुत ही आसान होती है और आप इस पे इस्त्री भी कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पर, क्योंकि जो कपास का रेशा होता है उसमें ताप को सहन करने की क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण ये इस्त्री करते समय जल्दी से जलते नहीं हैं। ये ताप को अच्छी तरह से सहन कर पाते हैं। कपास सभी आर्थिक वर्ग के लोगों को बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जो कपास के रेशे होते हैं ये सभी आय वर्ग के जो भी व्यक्ति होते हैं उनको बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि जो कपास का उत्पादन है ये भारत में बहुत ज़्यादा होता है, अन्य देशों में भी होता है, तो जिसके कारण इससे निर्मित जो वस्त्र होते हैं वो आसानी से सभी लोगों को उपलब्ध हो जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें हमने जो कपास का रेशा है उसकी भौतिक विशेषता को जाना था और उससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें कपास से धागा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, कपास का जो रेशा होता है वो धागा बनने की प्रक्रिया तक या फिर वस्त्र निर्माण तक की प्रक्रिया में किस प्रोसेस से होके गुजरता है वो भी प्रोसेस उसमें बताया गया था। तो चलिए क्लास यहीं पे समाप्त होती है।